हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और फ्लेमिंगो बुक का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है द लास्ट लेसन, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं और उसका लास्ट पार्ट आज हमें देखना है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था, अब यहाँ से हमें देखना है। तो यहाँ से हमें देखना है। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French too. Once some beetles flew in. beetles का मतलब होता है इंसेक्ट, कीड़े, जो मॉस्किटो के ही तरह होते हैं लेकिन उनसे थोड़े से बड़े होते हैं साइज में, है ना। तो एक बार कुछ इंसेक्ट जो थे वो फ्लू इन, उड़कर अंदर आए, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम। पे अटेंशन मीन्स होता है ध्यान देना, लेकिन किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बच्चे थे ना, बच्चे जनरली जो होता है कहीं से कोई आवाज़ आई तो फिर उनका माइंड उधर चला जाता है, लेकिन उस दिन वो इतने व्यस्त थे और इतने ध्यान से पढ़ रहे थे कि उनका ध्यान इन कीड़ों के तरफ भी नहीं गया, तो ध्यान नहीं दिए। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, ये लिटिलेस्ट वंस किसके लिए है आगे आएगा तो पता चलेगा। ये है पिजन्स के लिए, पिजन्स के लिए, है ना, पिजन्स, कबूतर, है ना। तो कह रहा है कि ये जो चीज़ है ये पिजन्स के लिए है। तो कह रहा है कि Not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French too. अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझें, ये फिश हुक्स क्या होता है। आपने एक नाम सुना होगा, फिशिंग रॉड, हम कहते हैं फिशिंग रॉड, फिशिंग रॉड, हम कहते हैं फिशिंग रॉड, फिशिंग रॉड। और आप सुने होंगे इसको हिंदी में कहते हैं बंशी, मछली पकड़ने का, फंसाने का जो इस एक तरह से साधन होता है ना, उसको कहते हैं फिशिंग रॉड। और फिश हुक की बात कर रहा है, तो फिशिंग रॉड जब आप देखेंगे उसमें, तो उसमें एक ये होता है, एक ऐसे होता है फिशिंग रॉड, यहाँ पे ये धागा फंसा रहता है और यहाँ पे जो भी लगाना होता है चारा वो लगाकर और पानी में डाला जाता है, तो मछली जब इसको खाती है तो उसमें फंस जाती है। तो ये फिश हुक्स उसको कहते हैं। तो कह रहा है कि जो लिटिलेस्ट वंस, जो छोटे छोटे कबूतर थे, हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, जो क्या कर रहे थे छत पर। अब इनका जो है, ये जो कबूतर होता है, कबूतर का जो पैर होता है, पैर, तो पैर का जो ये उनका जो ये बनावट होती है उनके पैर की, तो उसमें ये फिशिंग हुक की तरह ये होता है। तो उसको क्या कर रहे थे, वो छोटे छोटे कबूतर छत के ऊपर जो है वो उसको स्क्रैच कर रहे थे, अपने पैरों से छत पे जो है स्क्रैच कर रहे थे। तो उसकी आवाज़ किसकी तरह थी, उसी की तरह थी जिस तरह से बच्चे जो है अपने कॉपी पे लिख रहे थे तो जो स्क्रैच की आवाज़ आती थी, सेम आवाज़ ये आती थी कबूतरों की। तो वही कह रहा है कि उनकी पैरों की तुलना किससे कर रहा है, ये फिश हुक से कर रहा है, फिश हुक से। और वो जो थे ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, और जैसा लग रहा था कि वो भी क्या कर रहे हो, वो भी फ्रांसीसी भाषा सीख रहे हैं, बोल रहे हैं। जिस तरह वो पढ़ा रहे थे और बच्चे पढ़ रहे थे, उसी तरह जैसे लग रहा था कि वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? On the roof, the pigeons cooed, जो pigeons की जो आवाज़ होती है ना, उसको कहते हैं कू, है ना। ये एक उनकी साउंड होती है, साउंड, ये साउंड है जो बोलते हैं उनको कहा जाता है कुक। तो कह रहा है कि ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो,
छत पे जो कबूतर थे बहुत धीरे धीरे वो क्या कर रहे थे, कू कू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वे लोग, कौन लोग, जर्मनी के लोग, क्या जर्मनी के लोग कबूतरों को भी क्या करेंगे, फ्रांसीसी भाषा सिखा देंगे? हो नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, अगर हम कोई जानवर को रखते हैं अपने घरों में, डॉग हो गया या कोई ऐसा एनिमल हो गया, तो हमारी भाषा को भले ही न बोले वो, लेकिन समझता है, वो समझता है। और अगर यहाँ का डॉग जो है अमेरिका चला जाए, है ना, तो वहाँ का लैंग्वेज वो समझ नहीं पाएगा, और हमारी लैंग्वेज अच्छी तरह से समझता है वो। तो वही कह रहा है कि अगर यहाँ के जो फ्रांस में रहने वाले जो कबूतर हैं, क्या उनको भी वो जर्मनी की भाषा सिखा देंगे? नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि उन्होंने जिस परिवेश में रहे हैं, वो लोग जिस परिवेश में रहे हैं, तो वहीं की भाषा वो लोग जानते हैं और रिएक्ट भी करते हैं। तो वही कह रहा है कि क्या वो लोग कबूतरों को भी जर्मन लैंग्वेज सिखा देंगे? आगे देखा जाए, वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सा एम हेमेल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर एज इफ ही वांटेड टू फिक्स हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless. Motionless का मतलब होता है एकदम, मोशन मीन्स गति, मोशनलेस अपोजिट हो गया, एकदम स्थिर, गतिमान न हो, जो जिसमें कोई गति न हो। तो जब भी मैं, कह रहा है कि जब भी मैं ऊपर लिखते समय, जब भी मैं ऊपर देखता था, तो मैंने क्या देखा, I saw M. Hamel sitting मोशनलेस इन हिज चेयर। तो एम हेमेल चुपचाप अपने कुर्सी पर बैठे हुए थे, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। और ऐसा लग रहा था, गेज का मतलब होता है घूरना, और वो क्या कर रहे थे, कभी एक चीज़ पे तो कभी दूसरे चीज़ पे, ऐसे बहुत ही ध्यान से देख रहे थे, है ना, और ऐसे देख रहे थे कि जैसे वो चाहते थे फिक्स इन हिज माइंड, यानी कि क्या कर लेना, उसको स्टोर कर लेना अपने माइंड में, वो हर चीज़ को उस कमरे में, लिटिल स्कूल रूम, स्कूल का जो छोटा सा कमरा था, उसमें जो भी चीज़ें थी, उस चीज़ को हमेशा हमेशा के लिए जैसे लग रहा था अपने माइंड में वो रख लेना चाहते थे। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। अब देखिए, विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। आगे कह रहा है वो, फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। 40 साल से वो उसी जगह पर थे, 40 साल से उसी स्कूल में वो फ्रांसीसी भाषा बच्चों को पढ़ाते थे। तो 40 साल से उसी जगह पे थे, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। और अपनी क्लास के सामने, जिस क्लास में वो पढ़ाते थे, क्लास के सामने उनमें उन्होंने एक छोटा सा गार्डन लगा रखा था, तो उसके सामने ये था, जस्ट लाइक दैट, और बिल्कुल बस यही सारी चीज़ें थी। Only the desk and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof. हाँ, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ। अंतर क्या हुआ था वहाँ पे, 40 सालों से पढ़ा रहे थे, सारी चीज़ें जैसी थी वहीं वैसी थी, बस अंतर कहाँ पड़ा था, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ। जो वहाँ पे जो डेस्क और बेंच थे वो क्या हो गए थे, वो थोड़ा सा स्मूथ हो गए थे, स्मूथ चिकने हो गए थे भाई,
बैठने की वजह से, बच्चे बैठते थे, इस वजह से वो रगड़ खाकर वो घिस गए थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टालर, और वालनट का मतलब होता है अखरोट का पेड़। जो अखरोट का पेड़ था वो थोड़ा सा लंबा हो चुका था, 40 साल में उसको भी बढ़ना है, तो थोड़ा सा वो लंबे हो चुके थे जो अखरोट के पेड़ थे। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइन अबाउट द विंडोज टू द रूफ। और जो हॉप वाइन थे, हॉप वाइन क्या होता है? हॉप वाइन एक बेल होती है, लता होती है, और वो लता जो होती है लोग सुंदरता के लिए अपने अपने घरों में जो लगा देते हैं, उसी को कह रहा है। तो वो जो बेल वहाँ पे लगे हुए थे, वो खिड़की पे जो उन्होंने ट्वाइन का मतलब होता है ट्विस्टेड। तो जो बेल लगा रखे थे, ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइन अबाउट द विंडोज टू द रूफ। खिड़की पे, या एक तरह से अगर एक डंडा हो या खंबा हो और यहाँ पे कोई लता वाली चीज़ लगा दी जाए, तो क्या करता है, ऐसे राउंड करके ये पकड़ते हुए इसको ऊपर चढ़ जाता है। तो वही चीज़ था यहाँ पे कि वो जो है, जो हॉप वाइन, जो बेल लता वो लगा रखे थे, कहाँ पे? खिड़की पे। वो खिड़की को पकड़कर आगे छत तक, विंडोज टू द रूफ, छत तक जा चुके थे वो सब। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. How it must have broken his heart to leave it all, poor man. कह रहा है उस बेचारे व्यक्ति के लिए इन सब कुछ छोड़ना कितना दिक्कत होगा, कितना उसका हृदय टूट रहा होगा, है ना, कितना दुख हो रहा होगा। जो 40 साल यहाँ बिता दिया, अब उसको छोड़ना पड़ा है, तो छोड़ते समय कितना दुख हो रहा होगा, ये एहसास कर रहा है वो। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव, और सुन रहे थे वो कि छत पर ऊपर उनकी बहन को इधर उधर जाते हुए, पैकिंग विद देयर ट्रंक्स का मतलब होता है लगेज, और उनकी जो सिस्टर थी ना, वो क्या कर रही थी? लगेज, सामान को पैक कर रही थी। सब सुनाई दे रहा था कि तैयारी हो रही है ना। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उन लोगों को देश छोड़ना था, छोड़ना ही होगा उन लोगों को। इस वजह से कह रहा है कि कितना वो दुखी होंगे उस समय। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके पास क्या थी? उनके पास हिम्मत थी, बट ही हैड करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन करेज का मतलब होता है स्ट्रेंथ, लेकिन उनके पास शक्ति थी क्या करने के लिए? टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। जितने भी बच्चे थे उनके एक एक पार्ट को लास्ट तक सुनने की उनके अंदर हिम्मत थी। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी बो बू। और कह रहा है कि आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, एक एक सब्जेक्ट पढ़ाते जा रहे थे। तो लिखने के बाद, क्योंकि दिए थे ना कॉपी लिखने के लिए, तो उस लिखने के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। कह रहा है कि हम लोग का जो अगला पार्ट शुरू हुआ वो किस में शुरू हुआ? हिस्ट्री का, इतिहास का। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी बो बू। और उसके बाद जो ये बेबीज कौन है? ये स्टूडेंट्स है जो उस क्लासरूम में थे। वो क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे? क्या पढ़ रहे थे? देयर बा बे बी बो बू। ये क्या है? ये उनका एक तरह से उनके लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट है ना, जिसको फोनेटिक्स कहते हैं। फोनेटिक्स जो ये बताता है, हम लोग भी जानते हैं कि अब शब्दों को हम लोग कैसे, लेटर्स को कैसे अपने मुंह से, या जो भी प्रोडक्शन वाले हमारे आर्गन हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें इसमें, हमारा उसमें टंग, हर चीज़ उसमें रोल करता है। तो उनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। तो वो बच्चे, जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, ये
हम लोग ऐसे लिखते हैं ओ, ए से क्या बनता है अ। अगर बी है तो इसे क्या बनता है ब, है ना। सी है तो क्या बनता है क। बस वही चीज़ वो क्या कर रहे थे, रट रहे थे, पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, बा बे बी वो बू, अपने लैंग्वेज को वो लोग रट रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हासर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद देम। और पीछे के बेंच पे, कमरे में जो पीछे के बेंच पे ओल्ड हासर जो ये था बूढ़ा व्यक्ति गांव का, वो क्या किया था, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मे पहने हुए थे उसने, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद देम। और जो किताब लाया था ना, वो बाल पोथी जो शुरुआत किया जाता है पढ़ने के लिए, उसको अपने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था और बच्चों के साथ लेटर्स विद देम, बच्चों के साथ उन शब्दों को क्या कर रहा था, उन अक्षरों को, लेटर्स को दोहरा रहा था। वो भी कह रहा था बा बे बी बो बू, वो भी पढ़ रहा था। You could see that he was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. आगे कह रहे हैं कि you could see that, आप देख सकते थे कि he too was crying. His voice trembled with emotion. बहुत दुखी था वो और इतना भावुक हो गया था कि उसकी आवाज़ जो थी वो क्या हो रही थी, कांप रही थी। आवाज़ उसकी कांप रही थी उसकी आवाज़ कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। और उसको सुनना, उसकी बात को, उसकी आवाज़ को सुनकर हंसी भी आ रही थी और रुलाई भी आ रही थी, यानी कि थोड़ा फनी भी लग रहा था। लेकिन उसकी भावनाओं को समझा जाए तो वो क्योंकि बहुत भावुक हो गया था, उसको देखकर रोना भी आ रहा था। दोनों चीज़ें थी। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, कह रहा ओह कितनी अच्छी तरह से मुझे याद है वो आखिरी पार्ट जो एम हैमिल हम लोगों को पढ़ाए थे। All at once the church clock struck 12, then the Angelus. At the same moment, the trumpets of Prussians returning from drill sounded under our windows. M. Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. All at once the church clock struck 12. उसी समय जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, उसी समय चर्च में, गिरजाघर में क्या हुआ, 12 बजा, तुरंत 12 बजा। देन द एंजलस, एंजलस का मतलब होता है प्रेयर, ये होता है प्रेयर। और तब प्रेयर शुरू हो गया। जैसे क्या होता है हर धर्म में, हिंदू धर्म में भी क्या होता है, जैसे सवेरे के समय, भोर के समय जब लोग मंदिर में जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, वो लोग तो हर धर्म में, जैसे हिंदू धर्म में भी क्या होता है, जब सवेरे लोग मंदिर जाते हैं तो घंटी लगी होती है, बजाते हैं, तो सुनने वाला भी समझ जाता है कि सुबह हो गया और ये पूजा का टाइम है। और या शाम को जैसे आरती होती है तो उसका भी एक टाइम फिक्स होता है, तो लोग चले जाते हैं आरती करने के लिए। मुस्लिम लोगों के वहाँ मस्जिद में अजान होता है तो समझ जाते हैं लोग कि नमाज़ पढ़ने का टाइम हो गया। उसी तरह इन लोगों के वहाँ 12 बजे जैसे ही बजा, उस समय ये प्रेयर शुरू हो जाता है। तो ये शुरू हो गई। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल। और ट्रम्पेट का मतलब होता है वैसे तुरही जो बजाई जाती है, लोग शादी ब्याह में या किसी और समय में इसको बजाते हैं, है ना। तो ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है ये। तो उसी समय जो ये
प्रशिया के जो सोल्जर्स थे वो तुरही बजाते हुए क्या कर रहे थे, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, अपने वो अभ्यास से वापस आ रहे थे, है ना। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, और हमारे खिड़की के नीचे से उनकी आवाज़ आ रही थी। इसका मतलब ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि अब समय हो गया था छुट्टी होने का। छुट्टी होगा, लोग चर्च जाएंगे, है ना, वहाँ प्रेयर करेंगे। इनका भी काम उस दिन का ख़त्म हो गया था, तो ये लोग तुरही बजाते हुए अब अपने जहाँ भी ये लोग ठहरे हुए थे वहाँ पे लौट रहे थे। एम हेमेल स्टूड अप वेरी पेल, पेल का मतलब होता है रक्तहीन। अचानक कोई सदमा लग जाए तो चेहरा क्या हो जाता है, एकदम चेहरे पे जो है उदासी छा जाती है, तो वही इसको कहते हैं ब्लडलेस। तो वेरी पेल इन हिज चेयर, और एम हेमेल जो थे ना, उनका चेहरा एकदम उदास पड़ा हुआ था, रक्तहीन पड़ा हुआ था, और अपनी कुर्सी पे वो बैठे हुए थे। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने कभी उनको इतना लंबा नहीं देखा। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैं कभी, हाँ, एम हेमेल ये क्या किए, अपने कुर्सी पे बैठे हुए थे तो खड़े हो गए वो, और जब खड़े हुए तो बहुत ही वो उदास चेहरा उनका उतरा हुआ था, और जब खड़े हुए तो कह रहा है मैंने कभी उनको ऐसा नहीं देखा था, इतना लंबा नहीं, मतलब एकदम स्ट्रेट खड़े थे और बहुत उदास थे वो। माई फ्रेंड सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन, और खड़ा होकर उन्होंने कहा माई फ्रेंड सेड ही आई, कहा उन्होंने मेरे दोस्तों आई, यानी कहे एक ही बात को दो बार किए, आई, यानी ही जस्ट वांटेड टू से समथिंग बट कुड नॉट कंटिन्यू, कुछ कहना चाहते थे लेकिन वो कह नहीं पाए, और केवल ये निकला आई बट समथिंग चोक्ड हिम। चोक का मतलब होता है दम घुटना या गला का रूधना, लेकिन इतने वो दुखी थे कि शायद बहुत इमोशनल हो चुके थे, जिसकी वजह से उनका गला रूंध गया और वो कुछ बोल नहीं पाए, बस इतना ही कह के रुक गए। ही कुड नॉट गो ऑन, ही कुड नॉट गो ऑन मीन्स कंटिन्यू, जारी रखना, बट ही कुड नॉट गो ऑन, ही कुड नॉट कंटिन्यू स्पीकिंग, वह बोलना जारी नहीं रख सके। ही स्टॉप्ड, वह रुक गए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could. फिर क्या किया उन्होंने, देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वह मुड़े ब्लैक बोर्ड की तरह। टुक अ पीस ऑफ चाक, उन्होंने एक चाक उठाया, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट मतलब होता है शक्ति, स्ट्रेंथ, और पूरा शक्ति इकट्ठा करते हुए, बड़ी साहस जुटाते हुए, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा हो सकता था उन्होंने उस बोर्ड पर लिखा, जितना बड़ा हो सकता था उन्होंने उस बोर्ड पर लिखा। क्या लिखा, वीवे ला फ्रांस, वीवे ला फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस, है ना, वीवे ला फ्रांस, ठीक, यानी फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद, उन्होंने बोर्ड पे लिखा, ठीक, उन्होंने बोर्ड पे लिखा, जितना बड़ा हो सकता था लिखा, ठीक। ये फ्रेंच लैंग्वेज है जिसका इंग्लिश में यही हुआ कि फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप एंड leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand, school is dismissed, you may go. Then he stopped, लिखकर वह रुक गए, तब वह रुक गए, and leaned his head against the wall, और दीवार से अपने सर को ऐसे कर लिए, दीवार से सटा लिए वो, ठीक।
एंड विदाउट अ वर्ड, मतलब अफसोस में और बिना कोई शब्द कहे हुए, क्योंकि बोलना तो चाहा था उन्होंने, लेकिन वो जो बोलना चाहते थे वो उनके मुंह से वो आवाज़ निकल नहीं पा रहा था, इतना वो भावुक हो चुके थे उस समय। और अगर बोलते तो शायद रो देते, ज़्यादा रो देते, तेज जोर से रो देते, इस वजह से वो बोल नहीं पाए। और कह रहा है ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और अपने हाथ से, जेस्चर का मतलब होता है संकेत, इशारा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस अपने हाथ से इशारा किया। क्या इशारा किया? स्कूल इज डिसमिस्ड, इशारा किया स्कूल अब बंद होता है, ख़त्म हो गया, यू मे गो, और आप लोग जा सकते हैं। तो ये चैप्टर ख़त्म हुआ और उम्मीद है, आई होप कि आप लोग इसको समझे होंगे, इसको आप लोग रिवीजन करिए। और अगर इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन वंस अगेन एवरीथिंग इन डिटेल। तो आप इसको जो है पढ़ें, और अच्छा लगे तो आप इसको शेयर भी करें। और मैं अब अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर मैं कराऊँगा आप लोगों को। Thanks.